वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। प्रीवियस ईयर 2023 में जो बिहार डीएलईडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसका मैथ का सॉल्यूशन करा रहे हैं चैप्टर वाइज करके, ताकि इस एग्ज़ाम में अगर 2024 में नंबर सिस्टम या कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय है। अपरमेय को पहचानने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए अपरमेय संख्या कहते किसको है। ठीक है, तो कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट में हो, कहीं भी दिखे, तो वो अपरमेय कहलाता है। जैसे कि √5 हो के रूप में हो, या √7 हो, या फिर √11, कोई भी अभाज्य संख्या रूट में हो तो वो अपरमेय कहलाता है। ठीक है, या फिर इसमें इसी अपरमेय संख्या में कोई भी संख्या जुड़ा हुआ हो, जैसे कि √7 या √5, कोई भी संख्या जुड़ा हुआ हो तो भी अपरमेय कहलाएगा, या फिर घटा हुआ हो कोई भी संख्या। ठीक है, या फिर मल्टीपल हो। अगर अभाज्य संख्या अपरमेय संख्या मल्टीपल में हो या जुड़ा हुआ हो तो कोई भी स्थिति में हो तो वो अपरमेय ही कहलाएगा। थर्ड ऑप्शन है कि अगर असम दशमलव में हो, जैसे कि 2.1567, ऐसे ही आसान दशमलव यानी कि लगातार आ रहा हो तो ये भी अपरमेय ही कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि 22/7 के रूप में दिया हुआ है, p/q में है, ये परमेय कहलाएगा। पाई का वैल्यू भले ही 22/7 हो p/q के रूप में, लेकिन अगर स्पेशल पाई लिखा हुआ हो तो वो अपरमेय संख्या कहलाती है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। सी देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन 1.33 है, ये भी आपका p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 1.3 इस पे बार आ जाएगा तो ये p/q के रूप में आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है 3.14, ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये परमेय हो जाएगा। ठीक है, तो अपरमेय संख्या का पहचान यही है कि संख्या अशांत होनी चाहिए। ठीक है, √5 या √7 ये भी आसान दशमलव ही है, क्योंकि इसे अगर तोड़ेंगे तो आसान दशमलव ही आएगा। तो एक ही है कि आपको आसान दशमलव ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है। परमेय संख्या की पहचान क्या है, p/q के रूप में होनी चाहिए, या फिर यानी कि सम दशमलव होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। √4 तो 2 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि ये परमेय संख्या है, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। √3 अभाज्य संख्या है, जो कि रूट में है, ये भी नहीं होता, ये अपरमेय है। √3 ये भी अपरमेय है, √3 ये भी अपरमेय है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो परमेय संख्या की पहचान क्या है, p/q के रूप में होनी चाहिए और 7 दशमलव होनी चाहिए। ठीक है, इतना से आपको पहचान आ जाएगा कि कौन सी संख्या अपरमेय है या परमेय है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। प्रथम n विषम प्राकृत संख्या का योग क्या है। तो प्रथम जब लगातार संख्या का विषम संख्या का पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, यानी कि संख्या का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी आप क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। अगर सम का पूछे, सम लगातार प्राकृत संख्या का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n × n+1। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमेशा एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। या तो इस टाइप से ना रहे कि योग इसका औसत निकालने बोले या फिर माध्य निकालने बोले। ठीक है, सम संख्या लगातार प्राकृत सम संख्या, तो यहाँ पर याद नहीं रहेगा तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर किन्हीं का फॉर्मूला नहीं याद है, समथिंग कुछ याद है फिर भूल जाते हैं, तो एक काम कीजिएगा, जैसे कि लगातार विषम संख्या 3 या 4 कितने भी संख्या का पूछे तो फॉर्मूला लिख दीजिए, नहीं याद रहेगा तो यहाँ पर जैसे कि 1 3 लगातार 3 संख्या ले लेते हैं, 1 3 5, 3 विषम संख्या है, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9। ठीक है, तो 9 कैसे आया,
ये तो समथिंग n स्क्वायर याद नहीं रहेगा, लेकिन समथिंग कुछ तो याद रहेगा कि विषम संख्या का इस टाइप से था। इस टाइप से भी आप फार्मूला को ध्यान में अगर नहीं रहेगा तो याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन फार्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या दिया हुआ है, 0 और 50 के बीच सम संख्याओं की संख्या है, यानी कि 0 से 50 तक कितने सम संख्याएं वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटा 2, यानी कि 25 सम संख्या होती है और 25 विषम संख्या होती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटा 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है 147 सीरीज दिया हुआ है का माध्य है, ठीक है। माध्य या औसत निकालने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए ये जो सीरीज दिया हुआ है वो समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लेंगे, 1 से 4 हो गया, 4 से 7 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो जब संख्या समांतर श्रेणी यानी लगातार संख्या हो समांतर श्रेणी में, तो इसका फार्मूला होता है, पहले योग का फार्मूला याद रहना चाहिए, इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, ठीक है। लेकिन हमें तो माध्य निकालना है, तो n कट जाएगा, तो हो जाएगा इसका माध्य n प्लस 1 यानी कि 301 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 302 बटा 2 हो जाएगा आपका 151, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। प्राकृत संख्या हो या फिर समांतर श्रेणी में कोई भी संख्या हो तो इसका फार्मूला यही होता है, योग निकालना हो तो n इंटू n प्लस 1 बटा 2, ठीक है। और सम और विषम संख्या का शुरू में ही बता दिए हैं, वो याद रखिएगा, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। प्राकृत संख्या ये हो समांतर श्रेणी में या प्राकृत संख्या जैसे लगातार संख्या होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है कि 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 और तथा 6 दोनों से विभाजित हो की कुल संख्या कितनी होगी। यहाँ पूछ रहा है कि 100 से 200 के बीच में कितनी संख्या है जो 9 और 6 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, स्पेशल नहीं कि 9 और 6। तो 9 और 6 से विभाजित करने के लिए दोनों से होनी चाहिए, तो इसका एलसीएम होना चाहिए, तभी पता चल जाएगा दोनों से कौन सी संख्या डिवाइड है। तो 9 और 6 का एलसीएम हो जाएगा आपका 18, यानी कि जो भी संख्या है जो 18 से डिवाइडेड होना चाहिए 100 से 200 के बीच में। तो पहले कौन सी संख्या है 100 के बाद जो 18 से डिवाइडेड है, तो 18 × 90 18 × 78 यानी कि 100 108 डॉट डॉट। इसी तरह से लास्ट कौन सी संख्या है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 180 के बाद एक संख्या और आगे जा सकती है 196, ठीक है। ये लास्ट संख्या है, ये फर्स्ट संख्या है, तो यही संख्या हमें पता करना है कितनी संख्या है। तो ये 18 × 6 हुआ था और ये 18 × 11 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है, तो कितनी है 6 से 11 तक कितनी संख्या है 5 5 और ये 6 यानी कि 6 संख्या है। नहीं समझ में आ रहा है लिख लीजिए 6, अगला 7 से होगा 8 9 और 10 कितनी है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 संख्या जो है 100 से 200 के बीच 9 और 6 से डिवाइडेड है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट संख्या ही देख लीजिए, बीच वाला पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है, यदि 47 से 379 में भाग देने पर शेष 3 बचे हैं तो भागफल क्या होगा, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन है,
47 से 379 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, यानी कि इसमें 3 माइनस कर दीजिए, -3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 376 को 47 से कितने बार में डिवाइड कर रहा है 8 बार में, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 आपका भागफल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन, ये 4 नहीं होगा, सॉरी 8 ही होगा। ठीक है, ये इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या पूछ रहा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक c और d है तो इसका HCF क्या होगा। हमें HCF पूछ रहा है, दो संख्या है जो कि पूर्णांक संख्या c और d है, ठीक है, और c जो है d से बड़ा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या होगी जो HCF होगी। तो HCF वही संख्या होती है, जैसे कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 2 और 6। 2 और 6 इसलिए लिए क्योंकि r = 0 दिया हुआ है, यानी कि दोनों एक दूसरे से गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेबल होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन जो होता है संख्या वही होती है HCF, यानी कि 2। इसमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, यानी कि इसका छोटी संख्या जो होती है उस दोनों संख्या की HCF होता है। यानी कि आपका C और D दिया हुआ है, जो छोटी संख्या होगी यानी कि C बड़ी है तो D छोटी है, यानी आपका D आपका आंसर हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 8 और 14 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 11 प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को या तो ऑप्शन से चेक करेंगे या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले 8 और 14 से दोनों से डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है, और शेषफल 5 और 11। तो पहले निकाल लेते हैं दोनों से डिवाइडेड कौन सी संख्या होगी। 8 और 14 का LCM कितना हो जाता है आपका, 8 और 14 का हो जाएगा 8, इसका गुणनखंड कर लीजिए 8, आइए 7 × 2, यानी कि हो जाएगा 8 सत्ते 56, 56 संख्या है जो 8 और 14 दोनों से डिवाइडेड है, यानी कि लेकिन हमें अंश शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तो डिवाइडेड संख्या है, तो यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लीजिए। 8 से 5 हो गया, 8 में 5 घटाएंगे तो 3 हो गया, और 14 में 11 घटाएंगे 3, यानी 3 इसमें घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 53 है, जो 8 और 14 में डिवाइड करेंगे तो 1 से 5, 1 से 11 शेष बचेगा, का आंसर हो जाएगा C। ओके, या तो इसे ऑप्शन से चेक कीजिए, एक एक करके चेक कीजिए। 8 से 45 में डिवाइड कीजिए, फिर 14 से डिवाइड कीजिए, एक एक करके। ठीक है, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है यही कि दोनों का LCM निकाल लीजिए, और जो डिफरेंस है दोनों का इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जो डिफरेंस है वो इसमें घटा देंगे HCF LCM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है, भाज्य A और भाजक B के लिए A = BQ + R में शेषफल R के लिए कौन सा संबंध सही है। यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है कि कौन सा होगा जो इन तीनों में रिलेशन बैठेगा। ठीक है, तो आपका भाज्य दिया हुआ है A और भाजक B है, और Q जो है भागफल है और R शेष है। ठीक है, तो हमें रिलेशन सिर्फ पूछ रहा है A और B में, A R और B में। ठीक है, Q का नहीं पूछ रहा है। और ये इक्वेशन तो सभी को पता है, यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। जो ये भाज्य है ये दोनों को मल्टीपल और इसको प्लस करके आता है। ठीक है, तो R से और B में रिलेशन क्या होनी चाहिए। B का जब शेषफल जब ही होता है जो भी संख्या होगी B से छोटी ही होगी, राइट। भाजक जो होता है, भाजक हमेशा
शेषफल से बड़ा होता है, ठीक है। छोटा तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि शेषफल वही आता है जो इससे मल्टीपल या फिर इससे घटा हुआ हो संख्या। यानी कि फर्स्ट कंफर्म है कि r जो है b से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और r जो होनी चाहिए, एक जीरो से रिलेशन बना हुआ है इस तरह से, r और b का रिलेशन। यहाँ पर तो b में ये तो नहीं होगा, r बड़ा दिया हुआ है, और ये भी नहीं होगा क्योंकि r इक्वल टू b तो कभी नहीं होगा। ऐसा स्थिति में तो शेषफल 0 हो जाएगा। अब दिया हुआ है सी और डी में ऑप्शन में, देखिए सी 0 से रिलेशन बैठाना है r को, ठीक है। तो 0 जो है r के शेषफल या तो 0 के बराबर हो, ठीक है, या 0 से बड़ा होना चाहिए। माइनस में तो कोई शेषफल होता नहीं है, तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा ना, यानी कि ये रिलेशन आपका बैठ रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं, आपका डी में ऑप्शन है, ये रहा। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सोल्व कर लीजिएगा। समझ में, आई होप समझ में आ गया होगा कि रिलेशन इस टाइप से क्यों बैठा है ऑप्शन से, कि कौन कौन से रिलेशन बैठा रहा है, ठीक है। 0 से पूछा तो 0 ऑप्शन में था तो 0 से बैठा दिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। दशमलव में संख्या कोई भी आती है p/q के रूप में ही रहती है, राइट। तो हमें शांत दशमलव का पूछ रहा है। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। फर्स्ट में है 5/22, और एक चीज़ मालूम होनी चाहिए आपको, जो q का वैल्यू होनी चाहिए 2 पर पावर m मल्टीपल 5 पर पावर n। इन दोनों संख्याओं में कोई भी एक अगर हर में हो, q का वैल्यू हो 2 या 5 या दोनों हो 2 मल्टीपल 5, कोई भी हो, तो ये शांत दशमलव आता है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। ओके, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ये आपका 5/22 है, 2 11 है, 2 गुना 11 है, यानी कि ये आपका नहीं होगा। बता चुके हैं 2 या 5 होना चाहिए या 2 5 दोनों होनी चाहिए। यहाँ 2 11 है, ये आपका नहीं होगा। ये तो 7 है, 22/7, ये भी शांत दशमलव नहीं है। फिर है 4.1/8, यानी कि ये आपका 33, जितना भी हो 8 है, यानी कि 8 2 पर पावर 3 हो जाएगा, यानी कि आपका है, तो यानी आपका ये शांत दशमलव, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2/15, ये भी आपका 5 मल्टीपल 3, ये भी शांत दशमलव नहीं है, यानी आपका ये भी आंसर नहीं होगा। ओके, तो शांत दशमलव का पहचान यही है कि या तो 2 q का वैल्यू 2 के रूप में हो, या 5 हो, या दोनों हो। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, और ध्यान में रखिएगा यही कि q का वैल्यू इस रूप में होना चाहिए। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। परमेय संख्या 43 बटा, यहाँ पर दिया हुआ है 43 2 पर पावर 4 मल्टीपल 5 पर पावर 3 का दशमलव प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि दशमलव के कितने, दशमलव के बाद कितनी संख्या आएगी, जो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, 2 गुने 5 करते हैं अगर, तो एक एक संख्या लेते हैं तो 1 0 आता है, ठीक है। यानी कि कॉमन कर लीजिए, कितनी आ जाएगी 2 मल्टीपल 5 पर छोटी संख्या कौन सी है 3 है, यानी कि 3 0 हो जाएगा, राइट। 1 2 3 मल्टीपल 2 पर पावर 2 हो जाएगा।
और 43 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21.5। और ये आपका कितना जीरो है 3 जीरो है। ओके, तो कितनी संख्या के बाद अब पॉइंट आ जाएगा 3 अंक के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा आपका 0.0215। ओके, यानी कि आपकी हो जाएगी कितने अंकों के बाद दशमलव शांत हो गया, दशमलव के कितने अंक बाद शांत हो गया, ये 4 संख्या के बाद। यहाँ पूछा था कि प्रसार के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा, यानी कि 4 संख्या के बाद ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। n किस मान पर संख्या 4 पर पावर n शून्य होगा। यानी कि पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या पुट करें ताकि ये 4 पर पावर n जो है इसका वैल्यू 0 हो जाए। तो शून्य होने के लिए अगर 1 रखते हैं 4 पर पावर 1 तो इसका वैल्यू तो 4 ही होगा। और अगर 0 रखते हैं तो सभी को पता है कि अगर किसी भी संख्या पर पावर शून्य हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, राइट। यानी कि इससे कम तो 0 से कम तो रख नहीं सकते। संख्या -1 में अगर रखते हैं तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में 2 है, ये तो नहीं होगा। 0 ये भी नहीं हुआ। ऐसी कोई संख्या नहीं है, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, इन्फिनाइट का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 1 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 3 डॉट डॉट 10 पर पावर 3 का वैल्यू दिया हुआ है 3225 हो तो 2 पर पावर 3 प्लस 4 पर पावर 3 और 20 पर पावर 3 का मान क्या होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि इस सीरीज में हमें इसका वैल्यू दिया हुआ है 3025। यानी कि मुझे भी इस फॉर्म में इसको लाना है क्योंकि इसी का वैल्यू दिया हुआ है ना कि इसका। तो इसी फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि 2 पर पावर 3 है, इसे क्या लिख सकते हैं 1 पर पावर 3 मल्टीपल 2 पर पावर 3, राइट। 1 पर पावर 3 लाने के लिए, ठीक है, प्लस 2 पर पावर 3 मल्टीपल 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 4 पर पावर 3 को। ओके, फिर है 3 6 पर पावर 3, यानी कि इसे भी लिख सकते हो 2 पर पावर 3 मल्टीपल 3 पर पावर 3। ठीक है, इसी तरह से डॉट डॉट प्लस लास्ट में है 20, तो इसे लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 मल्टीपल 10 पर पावर 3। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़ सभी में दिख रहा होगा कि एक कॉमन हो रहा है कुछ। 2 पर पावर 3 सभी में कॉमन है। अगर इसे कॉमन कर लेते हैं 2 पर पावर 3 को तो अंदर क्या बच जाएगा 1 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 3 प्लस 3 पर पावर 3 डॉट डॉट 10 पे पावर 3। यानी कि आपका ये आपका आ गया इस रूप में। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 30,225। ठीक है, और 2 पर पावर 3 का वैल्यू कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब। अब मल्टीपल कर दीजिए, 8 × 24 और 25 × 200। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आपका थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ओके, तो जब भी सरलीकरण का इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है उस रूप में लाने की कोशिश कीजिए जो पूछ रहा है उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। घातांक का क्वेश्चन है। √6 प्लस √6 दिया हुआ है का मान निकालना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए लगातार डॉट 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 यानी कि इन्फिनाइट तक है, तो इसमें क्या कीजिए, सिंपल है कि 6 का गुणनखंड कीजिए, सतत गुणनखंड यानी कि लगातार होनी चाहिए। जैसे कि 3 दूना 6, 3 और 2 और 3।
तो 2 और 3 में आंसर कौन सा होगा? 2 है, 3 और 2 है, तो इसमें आंसर कौन सा होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस दिया हुआ है तो प्लस में 3 लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस रहता, माइनस माइनस सभी में, तो छोटी संख्या 2 लेते। ठीक है, प्लस वाला है तो जो बड़ी होगी वो लेंगे, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3। ओके, तो एग्जाम में जब भी इस तरह घातांक का क्वेश्चन आए तो गुणनखंड, सतत गुणनखंड ले लीजिए 2। ठीक है, और प्लस रहे तो बड़ी संख्या लेना है और माइनस रहे तो छोटी संख्या आंसर होगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। जितना भी एग्जाम में पूछा गया था, एक एक क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम का था, सारा का क्वेश्चन सोल्व कर दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको अलग चैप्टर से वीडियो आएगा। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आता है, जिनको अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।